अशोक कुटीर का रहस्य। मैं दिल्ली की भागदौड़ से दूर हिमाचल के एक सुदूर गुमनाम हिल स्टेशन में पहुंचा था। मन अशांत था। कुछ यादें थीं जो पीछा नहीं छोड़ रही थीं और कुछ सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। मुझे लगा कि प्रकृति की गोद में इस एकांत में शायद सुकून मिले। मैंने एक पुराने ब्रिटिश काल के बंगले में ठहरने का फैसला किया जिसका नाम अशोक कुटीर था। पहुंचते ही मूसलाधार बारिश ने मेरा स्वागत किया और धुंध की एक मोटी चादर ने पूरे परिदृश्य को ढक लिया। बंगला घना और अंधेरा था। इसकी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चीखती थीं। यहां कोई और नहीं था सिवाय एक बूढ़े चौकीदार के जिसका नाम किशन लाल था, जिसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं, जैसे वो कुछ जानते थे पर बताना नहीं चाहते थे। उसकी खामोशी और गहरी होती धुंध ने मेरे मन में एक अज्ञात डर पैदा कर दिया था। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण रहे, बस बारिश की लगातार आवाज और हवा में सड़ी हुई पट्टियों की गंध। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात को जब मैं अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता तो मुझे दूर से फुसफुसाहटें सुनाई देती। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, पर जब मैं आवाज की तरफ ध्यान देता तो वो रुक जाती। मैंने सोचा ये शायद हवा या पुरानी दीवारों की आवाज है, पर एक दिन मैंने अपने कमरे में रखी एक किताब को खुद ब खुद मेज से फिसलते हुए देखा। वो धीरे से गिरी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेला हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी या यहां सच में कुछ और भी था? यह एक ऐसी घटना थी जिसने मेरी नींद उड़ा दी। किशन लाल चौकीदार ने कभी मेरे सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। जब मैंने उससे बंगले के इतिहास के बारे में पूछा तो वो बस सिर हिला देता या अस्पष्ट बातें करता, जैसे ये जगह बहुत पुरानी है साहब, बहुतों ने यहां वक्त गुजारा है। उसकी बातें मुझे और बेचैन कर देती थीं। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में घूम रहा हो। मैंने आंखें खोली पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक मेरे तकिए के पास रखी मेरी पानी की बोतल का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और फिर बोतल से पानी फैल गया। कमरे में ठंड बढ़ गई थी और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई मीठी गंध भर गई थी। मैं उठकर बैठ गया, पसीना पसीना। बोतल का खुद ब खुद खुलना और अजीब गंध ने मुझे अंदर तक डरा दिया। अगली सुबह जब मैं नाश्ते के लिए नीचे आया तो देखा किशन लाल डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसके हाथों में एक पुराना जर्जर फोटो एल्बम था। उसने मुझे देखा और झट से एल्बम बंद कर दिया, जैसे उसने कुछ छिपाया हो। मैंने उससे पूछा क्या है उसमें, पर उसने बस कहा, कुछ नहीं साहब, बस पुरानी तस्वीरें। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। रात को मुझे बेहद डरावने सपने आने लगे। सपनों में एक औरत की धुंधली आकृति दिखाई देती थी जो मुझे अपनी ओर बुलाती थी और उसकी आवाज में एक गहरा दुख था। एक सपना तो इतना असली था कि मैं चीखते हुए उठा। मैंने देखा मेरे कमरे की खिड़की खुली थी जबकि मैंने उसे बंद किया था। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और बारिश की बूंदें सीधे मेरे बिस्तर पर गिर रही थीं। चौकीदार का रहस्यमय एल्बम और खुली खिड़की ने मेरे मन में और भी ज्यादा संदेह पैदा कर दिए। मैंने हिम्मत करके बंगले के आसपास और अंदरूनी हिस्सों को खोजना शुरू किया। एक दिन मुझे अटारी में एक बंद कमरा मिला। ताला बहुत पुराना था, जंग लगा हुआ। मैंने चौकीदार से चाबी मांगी पर उसने कहा कि वह कमरा सालों से बंद है और उसकी चाबी खो गई है। पर मुझे उस कमरे से लगातार एक धीमी उदास धुन सुनाई देती थी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च से दरवाजे के नीचे से झांका पर कुछ दिखाई नहीं दिया, बस घना अंधेरा। उस रात मेरा लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में कुछ लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। मैंने डर कर लैपटॉप बंद कर दिया पर वो फिर से ऑन हो गया और वही संदेश बार बार फ्लैश करने लगा। अटारी के बंद कमरे से आती आवाज और लैपटॉप पर दिखाई दिया संदेश मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मैंने तय किया कि मुझे इस जगह के बारे में और जानना होगा। मैं अगले दिन पास के गांव में गया और कुछ बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें गहरी थीं ने मुझे बताया कि अशोक कुटीर में एक ब्रिटिश परिवार रहता था और उनकी छोटी बेटी की वहां रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। औरत ने कहा, उसकी आत्मा अभी भी भटकती है साहब, वो अपने खेल खेलती है। उसकी आवाज में डर और चेतावनी दोनों थी। उसने मुझे जल्दी वहां से चले जाने को कहा। लौटते वक्त मुझे रास्ते में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया मिली जो ठीक वैसी ही थी जैसी मैंने अपने सपने में देखी थी उस रहस्यमय लड़की के हाथों में। गांव की बूढ़ी औरत की कहानी और रास्ते में मिली गुड़िया ने मुझे इस बंगले से जुड़ी एक दुखद सच्चाई से रूबरू कराया। गुड़िया मेरे हाथ में थी और अचानक मुझे बहुत तेज सिरदर्द होने लगा। मेरी यादें धुंधली होने लगीं, जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं। मैंने बंगले वापस आकर गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखा। उस रात मेरे कमरे का तापमान इतना गिर गया
कि मेरी सांसें जमने लगीं। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो, पर जब मैं मुड़ा तो कुछ नहीं था। मेरा दिमाग अब तर्क से परे सोचने लगा था। मुझे लगने लगा कि वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दीवारों पर बने पुराने चित्रों में मुझे हरकत महसूस हुई, जैसे उनकी आंखें मुझे घूर रही हों। मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखना चाहा, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। गुड़िया के मिलने के बाद मेरी यादों का धुंधला होना और कमरे का तापमान गिरना एक नया और खतरनाक संकेत था। मैं अब दिन रात उस बंद कमरे और उस लड़की के बारे में सोचने लगा था। मुझे लगा कि उस कमरे में ही कोई राज छिपा है। मैं किचन में गया और किशन लाल के औजारों में से एक हथौड़ा उठा लाया। मैंने अटारी के उस बंद कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश की। हथौड़े की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। जब ताला टूटा और दरवाजा खुला तो अंदर से ठंडी सड़ी हुई हवा का एक झोंका आया। कमरे में धूल और मकड़ी के जाले थे, पर एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का झूलता हुआ झूला था, जिस पर एक फटी हुई गुड़िया बैठी थी। यह वही गुड़िया थी जो मैंने सपने में देखी थी, और यह वही गुड़िया थी जो मैंने रास्ते में पाई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बंद कमरे का ताला तोड़ना और अंदर वो झूलता झूला और गुड़िया देखना एक भयानक क्षण था। जैसे ही मैंने उस गुड़िया को छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे अपनी पुरानी यादें तेजी से याद आने लगीं। मुझे याद आया, मैं इस बंगले में पहले भी आ चुका हूं जब मैं बच्चा था। मेरे माता पिता यहां छुट्टी मनाने आते थे। मुझे याद आया, एक बार जब मैं छोटा था तो मैं और मेरी एक दोस्त माया इस बंगले में खेल रहे थे। माया, जो पड़ोसी की बेटी थी, इस बंगले में अक्सर आती थी। एक दिन खेलते खेलते मैं और माया इसी अटारी में आए थे। हम उस झूले पर खेल रहे थे और गलती से माया उस झूले से गिर गई। उसका सिर जमीन से टकराया और उसकी मौत हो गई। मेरे माता पिता ने मुझे सदमे से बचाने के लिए इस घटना को मेरी यादों से मिटा दिया था और हम यहां से तुरंत चले गए थे। गुड़िया को छूते ही अपनी भूली हुई यादों का वापस आना एक भयानक सच्चाई थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी। मैं ही उस बच्ची की मौत का कारण था। मेरी याददाश्त ने इस सदमे को दबा दिया था। जो फुसफुसाहटें मुझे सुनाई दे रही थीं, वो शायद मेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज थी, जो मुझे याद दिलाना चाहती थी। जो गुड़िया मुझे मिली थी वो माया की गुड़िया थी, जो उसने उस दिन भी अपने साथ रखी थी। खिड़की का खुलना, बोतल का गिरना, ये सब मेरे अवचेतन मन की क्रियाएं थीं, या शायद माया की आत्मा का एक प्रयास था मुझे सच दिखाने का। चौकीदार किशन लाल शायद यह सब जानता था, इसीलिए उसकी आंखें रहस्यमयी थीं। वह मुझे इस बंगले में वापस इसलिए आने दिया था ताकि मैं उस सच का सामना कर सकूं। मेरी भूली हुई यादों का सामने आना और खुद को माया की मौत का जिम्मेदार पाना ही असली हॉरर था। मैं कांप रहा था। यह हॉरर बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आ रहा था। वह लड़की जो मुझे सपनों में दिखती थी, वो माया ही थी। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि मैं उसे याद करूं, उस अनचाही घटना को याद करूं जो उसके जीवन के अंत का कारण बनी। मैं जमीन पर बैठ गया, उस झूले को देख रहा था। बारिश अब भी हो रही थी, पर मुझे पहली बार इस बारिश में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यह शांति उस अपराधबोध के बाद थी जो इतने सालों से मेरे अंदर छिपा था। यह बंगले का भूत नहीं था, बल्कि मेरे अपने अतीत का भूत था, जो आखिरकार बाहर आ गया था। यह हॉरर किसी बाहरी भूत का नहीं, बल्कि मेरे अपने ही अतीत और अपराधबोध का था। किशन लाल अटारी के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझदारी थी। अब तुम्हें सब याद आ गया ना साहब? उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने बस सिर हिलाया। उसने कहा, वह बच्ची कभी यहां से गई ही नहीं थी। वह बस इंतजार कर रही थी कि तुम उसे याद करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इतने सालों तक खुद को इस बोझ से दूर रखा था। बंगले की दीवारों ने उस रहस्य को, उस दर्द को इतने सालों तक अपने अंदर समेट रखा था। यह एक भयानक सत्य था, पर अब जब यह सामने आया तो मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। यह बंगला भूतों का नहीं, बल्कि एक बच्चे के अधूरे सपने का घर था, और मेरा भी, जिसने अपने ही अतीत से मुंह मोड़ लिया था। माया की आत्मा शायद शांत हो गई थी। मैंने उस गुड़िया को उठाया और उसे अपने साथ ले गया। अब मैं जानता था कि मुझे यहां से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अतीत के साथ जीने की जरूरत है, उसे स्वीकार करने की जरूरत है। अशोक कुटीर अब मेरे लिए सिर्फ एक पुराना बंगला नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मैंने अपने आप को पाया था, एक ऐसी जगह जहां मेरे डर का सामना हुआ था, और एक ऐसी जगह जहां एक बच्ची का इंतजार खत्म हुआ था। बारिश अब भी हो रही थी, पर अब यह बारिश मेरे आंसुओं को ढो रही थी और मेरे दिल में दबे दर्द को भी।
राजमार्ग की भूतिया रोशनी। मैं अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर निकला था, पर आखिरी पल में कुछ काम आ जाने के कारण मुझे अकेले ही सफर जारी रखना पड़ा। लक्ष्य था राजस्थान से गुजरात तक का सफर। देर रात का वक्त था और मैं एक सुनसान राजमार्ग पर था, जहां मीलों तक कोई ढाबा या शहर नहीं था। आसमान में काले बादल छाए थे और सड़क पर मेरी कार की हेडलाइट्स के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। मुझे हमेशा से अकेले ड्राइव करना पसंद था, पर इस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और मैं अपनी कार के इंजन की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। करीब आधी रात के आसपास मुझे दूर से एक धीमी लाल रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि यह शायद कोई ढाबा या गांव है। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा, पर जैसे जैसे मैं नजदीक आता गया, रोशनी अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे कोई उसे हाथ में लेकर चल रहा हो। वह सड़क के किनारे से दूर रेगिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। मुझे लगा शायद कोई रास्ता भटक गया है या किसी को मदद चाहिए। मैंने अपनी कार धीमी की और रोशनी का पीछा करने लगा। यह एक ऐसा निर्णय था जिसका मुझे बाद में पछतावा हुआ। मैं अपनी कार को सड़क से उतारकर रेगिस्तान की तरफ ले गया, जहां रोशनी अब एक बिंदु बन चुकी थी। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी और मेरी कार कांप रही थी। रोशनी अब रुक गई थी और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह एक पुराने जर्जर लालटेन से आ रही थी जो जमीन पर पड़ा था। लालटेन के पास कोई नहीं था। मैं कार से बाहर निकला और तभी मुझे एक अजीब सी नमकीन और सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना खून। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ एक लालटेन नहीं थी। मैं लालटेन को उठाकर देखने लगा, तभी मुझे दूर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह किसी आदमी की आवाज थी जो कुछ अस्पष्ट बोल रहा था। आवाज मेरे पास से ही आ रही थी, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रेगिस्तान में रेत के टीले थे और हर टीला एक अजीब सी छाया बना रहा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट तेज हो गई और इस बार मुझे लगा जैसे वह कह रहा हो, तुम भी। मैं लालटेन छोड़कर अपनी कार की तरफ भागा। जैसे ही मैं कार में बैठा, मैंने देखा कि लालटेन की रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई है और वह हवा में उठने लगी है। वह मेरी कार का पीछा कर रही थी और उसकी रोशनी मेरी आंखों को चुभ रही थी। फुसफुसाहट अब एक तेज भयानक हंसी में बदल गई थी जो मेरे चारों ओर गूंज रही थी। मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, पर लालटेन उतनी ही तेजी से मेरा पीछा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मुझे लगा जैसे मैं किसी भयानक खेल का हिस्सा बन गया हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से कार चला रहा था, पर लालटेन मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी मैंने देखा कि लालटेन की रोशनी में रेगिस्तान की रेत पर कई छायाएं बनने लगी हैं। वे सभी आदमियों की छायाएं थीं जो भागती हुई दिख रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ छायाएं गिर रही थीं और कुछ को खींचकर ले जाया जा रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक लालटेन नहीं थी, बल्कि एक भयानक घटना का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोग रेगिस्तान में खो गए थे, और यह रोशनी उन्हीं की आत्माओं की थी जो अभी भी भटक रही थीं, और मैं उनकी अगली शिकार था। मेरी कार अचानक रेत में फंस गई। मैं बाहर निकला और भागने लगा, पर लालटेन की रोशनी अब मेरे ठीक पीछे थी। फुसफुसाहट और हंसी अब इतनी तेज थी कि मेरे कान फट रहे थे। मैंने देखा कि लालटेन के अंदर एक आदमी का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसकी आंखें डर और खालीपन से भरी थीं। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था और मुझे लगा जैसे वह मुझे अपने साथ खींच लेगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। यह राजमार्ग सिर्फ एक सड़क नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां भूतिया रोशनी हर रात भटकती थी, और मैं उस रात उसका शिकार बन गया था। वीरान हवेली का सन्नाटा। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहता हूं जो अनजान हो, जहां कहानियां छिपी हों। इसी तलाश में मैं राजस्थान के एक सुदूर गांव बंजारगढ़ पहुंचा। गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल वीरान हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे कि वह शापित है। मुझे लगा कि यह मेरे अगले ब्लॉग के लिए एकदम सही जगह होगी। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर अकेला था, धूल भरी सड़कों पर मीलों का सफर तय करके आया था। हवेली अपने आप में एक भूतिया सुंदरता थी। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा जो हवा में चरमरा रहा था। दोपहर का सूरज तेज था, पर हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मैंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा पुराना और भारी था, पर आसानी से खुल गया। अंदर एक विशाल आंगन था जहां जंगली घास उग आई थी। हवा में मिट्टी, धूल और कुछ अजीब सी सड़ी हुई फूलों की गंध थी। मैं कमरों की तलाशी लेने लगा। हर कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां दीवारों पर पुरानी
धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। मैं धुन का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी का दरवाजा खुला था और अंदर सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। धुन गुड़िया के पास से ही आ रही थी। मैंने गुड़िया को छुआ और आवाज अचानक रुक गई। तभी मैंने महसूस किया कि कोठरी में अचानक ठंड बढ़ गई है और हवा में फूलों की गंध और भी तेज हो गई है, इतनी तेज कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरे हाथ से गुड़िया छीन ली हो। मैं झट से पीछे हटा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। रात हो चुकी थी और मैं हवेली के एक बड़े कमरे में रुकने का फैसला कर चुका था। मैंने अपना स्लीपिंग बैग बिछाया। चांदनी हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं बना रही थीं। तभी मुझे उस हॉल से, जहां मैंने तस्वीरें देखी थीं, जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये किसी छोटी बच्ची की आवाज थी, पर इतनी भयानक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हंसी बढ़ती गई, जैसे कई बच्चे एक साथ हंस रहे हों। मैं अपनी टॉर्च लेकर हॉल की तरफ भागा। हॉल में अंधेरा और गहरा था। मैं अपनी टॉर्च से तस्वीरें देखने लगा और मैंने देखा कि उन धुंधली तस्वीरों में से एक तस्वीर में एक छोटी बच्ची की आंखें चमक रही थीं, जैसे वह मुझे देख रही हो। उसकी हंसी अब हॉल में चारों ओर गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे वह मेरे चारों ओर नाच रही हो। मैंने महसूस किया कि कुछ छोटे छोटे पैर मेरे पास से गुजर रहे हैं और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कपड़े खींच रहा है। मेरा डर चरम पर था। यह सिर्फ उन हंसी नहीं थी, यह एक भयानक खेल था जो बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे। मैंने उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरा हाथ उसके पास पहुंचा, तस्वीर में मौजूद बच्चे की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हंसी अचानक एक चीख में बदल गई, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और छत से धूल और मलबा गिरने लगा। मुझे लगा जैसे पूरी हवेली मुझ पर गिर जाएगी। मैंने देखा, हॉल के बीचों बीच कई छोटी छायादार आकृतियां धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही थीं। वे सभी बच्चे थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे हवेली में फंसे हुए बच्चे थे जिनकी आत्माएं यहां भटक रही थीं और मैं उनके खेल का नया हिस्सा बन गया था। मैं हवेली से भागा, पर हर दरवाजे पर मुझे उन बच्चों की छायाएं दिखाई दीं जो मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रही थीं। मैं आखिरकार हवेली से बाहर निकल गया, पर मेरे पीछे से उन बच्चों की हंसी और चीखें अभी भी गूंज रही थीं। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि हवेली की खिड़कियों से कई छोटी छोटी आंखें मुझे घूर रही थीं। वीरान हवेली का सन्नाटा अब मेरे लिए सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां बच्चों की आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं उनकी काली यादों का गवाह बन गया था।